हमारे साथ हैं आज प्रॉप स्टोरी के को फाउंडर आशीष महाजन साहब, वन ऑफ आवर रेगुलर गेस्ट। सर, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। और हमेशा की तरह हम शुरुआत करेंगे कि आपसे रियल एस्टेट मार्केट का जायजा ले थोड़ा। और अब तो हम पीक फेस्टिव सीजन के अंदर हैं, क्या है मार्केट का मूड मिजाज इस वक्त? विपिन जी, फेस्टिव सीजन की बधाई हो आपको और सभी श्रोताओं को। आपको भी सर। एक पॉजिटिव साइन जो देखने को मिल रहा है हर मार्केट में, जो हम काफी टाइम से बात करते आ रहे थे कि थोड़ा इन्वेंट्री कंसर्न्स हैं और काफी प्रोजेक्ट अप्रूवल स्टेजेस पे हर डेवलपर ज्यादा काम करना चाहेगा। तो मुझे जो मेरी असेसमेंट बता रही है, हर लीडिंग सिटी में, बड़ी सिटी में काफी प्रोजेक्ट लॉन्चेस हो रहे हैं और शायद अगले 1-1.5 महीना दिवाली तक ये लॉन्चेस की तादाद बढ़ती रहेगी, जिसके कारण इन्वेंट्री मार्केट में ज्यादा आएगी और थोड़ी मार्केट में कंपटीशन इंक्रीज होगी सेल्स के लिए। बाकी सेल्स काफी रोबस्ट है, काफी कस्टमर्स का, इन्वेस्टर्स का काफी इंटरेस्ट है रियल एस्टेट में, रेजिडेंशियल साइड पे। चलिए, तो इन्वेंट्री के साइड पर यह है कि इन्वेंट्री बढ़ने वाली है, सेल्स तो अच्छे चल ही रहे हैं, तो फेस्टिव सीजन में सब कुछ ठीक ही है। ढेर सारे ऑफर्स वगैरह हैं। सीएनबीसी आवाज पे लगातार हम आपको बता रहे हैं कि ताज़ा किस शहर में किस तरह के ऑफर्स हैं। आवाज समाचार में आपको रेगुलर देखते ही हैं और यहाँ भी हम बात करते हैं, लेकिन यहाँ हम इंडिविजुअल क्वेश्चंस को काफ़ी प्रेफरेंस देते हैं। तो उसी सिलसिले को शुरू करते हैं। एस गुप्ता साहब पुणे से हमें कॉल कर रहे हैं। गुप्ता जी, बहुत स्वागत है आपका। बताइए, क्या पूछना चाहेंगे आज आप? सर, मैंने जॉयविल हड़प्पर में एक 1 BHK बुक किया था 2020 में एट अराउंड 37-38 लाख एंड अभी उसकी एप्रिसिएशन होके वैल्यू अराउंड 52 लाख के आसपास है और नेक्स्ट ईयर पॉजिशन है 2024 है। वहाँ पे जो 2 BHK था उसका एप्रिसिएशन ज़्यादा हुआ है विद रिस्पेक्ट टू 1 BHK। तो मुझे ये पूछना था कि क्या मुझे इसमें बने रहना चाहिए फॉर फ्यूचर लिस्टिंग और आई शुड सेल इट आउट। मैंने इन्वेस्टमेंट पर्पज से लिया था। अच्छा सवाल है। तो जी जी हाँ, बोले बोले। और सर, दूसरा ये था कि क्या मुझे 2 BHK में शिफ्ट करना चाहिए इन एनी अदर पार्ट ऑफ पुणे, और क्या सलाह देंगे मुझे? जरूर जरूर, आपका अच्छा सवाल है, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। सबसे पहले तो आपको बधाई कि आपने रियल एस्टेट में ये निवेश किया और ये आपको फलित हुआ, मतलब आपके लिए एक बढ़िया निवेश साबित हुआ। जहां आपको 30, 32 या 38 लाख रुपए की जो प्रॉपर्टी अब आप 52 पर पहुंच गई है, तो बहुत बधाइयां। और आपका पोजीशन भी होने वाला है, नियर पोजीशन है। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आपने कहा कि 1 BHK के मुकाबले 2 BHK का एप्रिसिएशन ज्यादा हुआ। तो पहला तो ये कि क्या आपको इसे बेचना चाहिए या और एप्रिसिएशन यहाँ मिलेगा, और दूसरा कि क्या अब जब कुछ आप नया लेना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 1 BHK हो या 2 BHK हो। आशीष जी, 2 सवाल हैं एक के अंदर, लेकिन बड़े इंटरेस्टिंग है। जी विपिन जी, अगर ऐसे देखा जाए तो इन्होंने 20-25% का इनका एप्रिसिएशन हुआ है और जॉयविल हड़पसर, जॉयविल है जो शपूर जी पालन जी की ही ग्रुप कंपनी है, एक अच्छे प्रोजेक्ट टाउनशिप में कंसिडर होता है और इसकी अच्छी डिमांड है। इसमें कई फेज आ चुके हैं और सब एक के बाद एक बिक जाता है और आगे फिर नया फेज आता है। बाकी कोविड के बाद यही देखा गया है कि थोड़े बड़े घरों की रिक्वायरमेंट या डिमांड ज्यादा रही है, तो जो 1 BHK अफोर्ड कर सकता था वो थोड़ा स्ट्रेच करके 2 में जाता है, 2 वाला 3 में जाता है। तो बड़े साइजेस में ऑब्वियसली एप्रिसिएशन डिमांड काफी अच्छी रही है और मेरे ख्याल से इंडियन मार्केट को कंसिडर करते हुए तो 2-3 BHK एक आइडियल साइज होता है फॉर बेस्ट रिटर्न्स के लिए। बाकी क्या ये बेच के किसी और जगह पे ज्यादा मुनाफा बनाना चाहते हैं या खुद के यूज में लाना चाहते हैं, ये सब क्वेश्चंस इनको देखने होंगे। अदरवाइज पुणे काफी अच्छी रोबस्ट रियल एस्टेट मार्केट है। ये प्रोजेक्ट भी आईटी कॉरिडोर के साथ कनेक्टेड है। इनको अगर थोड़ा भी सिटी के पास में कहीं और अपॉर्चुनिटी लेनी होगी तो सेम बजट में इनको एडिशनल इन्वेस्टमेंट करनी होगी। अब पूना में भी मेन आईटी कॉरिडोर जैसे हिंजेवाड़ी और खराड़ी हैं, इनके अंदर अगर आप 2 BHK देखने जाते हैं तो आपको 90 लाख से 1 करोड़ के आसपास मिलेगा और थोड़ा सा आउटर में जाएंगे तो 70-80 लाख भी हो सकता है। तो बट एक ब्रांडेड प्लेयर के साथ ये ऑलरेडी रिटर्न बना रहे हैं और अगर ये स्विच करना चाहते हैं तो ये इनफैक्ट अगर सेम ही टाउनशिप में भी स्विच करेंगे तो शायद इनको बेनिफिट आता रहेगा एप्रिसिएशन का। कोई बहुत ज्यादा अगर आप देखें ना तो कैपिटल में इतना फर्क पड़ता नहीं है। 40 लाख की चीज 50 लाख 50 होती है तो 25%, 50 लाख की चीज अगर
65 होती है, तो परसेंटेज वाइज वो सेम रहता है। नंबर्स उनको देखने पड़ेंगे, एब्सोल्यूट टर्म्स और परसेंटेज का जो गेम है ना, जी ये जी। देखना पड़ेगा। चलिए जी, तो गुप्ता जी के इस सवाल के बाद अब एक ईमेल है हमारे पास, ये भी इंटरेस्टिंग है और ये बंगलुरु से आया है, राकेश पांडे साहब का। आप पूछना चाह रहे हैं कि देवनहल्ली में एक फ्लैट है उनके पास जिसे आप बेचकर वो प्रॉपर्टी मार्केट में री इन्वेस्ट करना चाहते हैं और यही दुविधा है कि प्लॉट लूं या फ्लैट और प्रेस्टीज के प्रोजेक्ट में निवेश करें या फिर ब्रिगेड में। बजट 60 से 70 लाख का, शानदार रेंटल कमाई मिले ऐसा निवेश उनको चाहिए। तो ये भी आशीष जी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि ऑलरेडी एक प्रॉपर्टी है इनके पास, अब वो उसको बेचकर प्लॉट खरीदें कि फ्लैट खरीदें, इस दुविधा में है। फिर प्रेस्टीज में खरीदें कि ब्रिगेड में खरीदें, ये दूसरी दुविधा है। तो विपिन जी, मार्केट, बैंगलोर की मार्केट इस समय ऐसी है कि बहुत ज्यादा, जो इन्होंने बड़े प्लेयर्स के नाम लिए, उनके पास इस समय बहुत ज्यादा इन्वेंट्री, क्लेम्ड इन्वेंट्री जो मार्केट में वो क्लेम करते हैं, उसके हिसाब से तो बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं है। फिर भी इन दोनों ब्रांड्स के कुछ नए प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे प्रेस्टीज ने भी व्हाइट फील्ड में कुछ लॉन्च किया था, या ब्रिगेड ने भी किया। एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पुराने जो प्रोजेक्ट्स हैं जिन जो अब अवेलेबल हो रहे हैं, उनका पर स्क्वायर फीट रेट और जो नए लॉन्चेस हैं उनमें बहुत फर्क है। नए लॉन्चेस हायर रेट्स पे हैं क्योंकि मार्केट अप्रिशिएट हुई। दूसरा, आज की डेट की जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट, मतलब जो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट है या लैंड की कॉस्ट है, वो हायर जा चुकी है। तो सेम ही प्रोजेक्ट के अंदर नया टावर एक हायर प्राइस पे आता है, उससे क्या इन्वेस्टर्स को भी एग्जिट करने का मौका मिलता है। तो हमारे देश में यही देखा गया है कि अगर आप लॉन्च पे खरीदते हैं और कुछ सालों बाद जब वो रेडी होता है उस समय निकल जाते हैं, तो आपको अच्छी अप्रिसिएशन मिल जाती है अगर मार्केट आपके फेवर में है। तो इस तरह का वो एक ट्रेड कर सकते हैं। मैंने कुछ ऑप्शंस बताए, जैसे कि ब्रिगेड का भी व्हाइटफील्ड के पास में एक न्यू लॉन्च है, प्रेस्टीज का व्हाइटफील्ड में था, और ब्रिगेड का कुछ इलेक्ट्रॉनिक सिटी के पास है। बाकी बैंगलोर में प्लॉट की डिमांड हमेशा काफी अच्छी रहती है, तो प्लॉट भी लिया जा सकता है देवनहल्ली साइड पे, क्योंकि जिस तरह का बजट ये बात कर रहे हैं उसमें आउटर्स ऑफ द सिटी में ही इनको कुछ ऑप्शन मिलेगा। और इन्होंने काफी लिमिट कर दिया है कि ये दो ब्रांड के साथ ही मैं लेना चाहता हूँ। तो मैंने जो बताया कि इन दोनों ब्रांड्स के पास अभी 2-3 प्रोजेक्ट ही हैं जहाँ पे ये इन्वेंट्री इनको अगर मिल जाए तो वो देख सकते हैं। और दोनों ही मतलब इन्वेस्टर फ्रेंडली काफी ब्रांड्स रहे हैं इनके साथ, जिन्होंने इन्वेस्ट किया ओवर टाइम पैसा बना पाए हैं। फटाफट आगे बढ़ते हैं। रियाम ठाकुर साहब अब मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। रियाम साहब, बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल पूछना चाहेंगे? या थैंक यू सर। एक्चुअली मेरा सवाल ये है कि मैं 2 BHK प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूँ लेके एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पस इन हिंदौड़ी लोकेशन। तो मैंने प्रॉपर्टी देखी है मेगापोलिस कुमार प्रॉपर्टीज की। तो बस यही जानना था कि लाइक इन्वेस्टमेंट पर्पस के हिसाब से वो लोकेशन कैसा है हिंदौड़ी फेज 3, और मतलब सोर्सेस से पता चला है कि मेगापोलिस एक एज अ लीज लैंड पे है, तो इन लाइक लॉन्ग टर्म इज इट सेफ और नॉट? अक्सर लीज वाला जब बात आती है तो कई संशय आ जाते हैं मन में जरूर। तो ये प्रोजेक्ट कैसा है, जिस प्राइस पॉइंट पे आपको मिल रहा है वो कैसा है, और ये लीज वाला जो फैक्टर है ये कितना इम्पैक्ट करेगा इस इन्वेस्टमेंट को, इस डील को, ये भी बात कर लेते हैं। आशीष जी, क्या सलाह होगी इनके लिए? विपिन जी, जो लीज होल्ड लैंड्स हैं ये बेसिकली गवर्नमेंट ने जो कुछ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए वहां पे लैंड रेजिडेंशियल और कमर्शियल के लिए फिर एलोकेट करी। ये एक तरह से परपेचुअल लीज ही होती है। ये हम नोएडा में तो इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं। वो ऑलमोस्ट सारा ही शहर जो है वो लीज होल्ड लैंड पे ही बनाया गया है। और फिर बीच में आता रहता है कि ट्राई करते हैं कि सिटी अथॉरिटीज और कस्टमर्स, बिल्डर्स मिलके कि ये लीज होल्ड फ्री होल्ड में भी कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि एक तरह से लैंड खरीदी ही जाती है। अब तो वो एस्पेक्ट इनको इस टाउनशिप में नहीं है कि काफी बड़ी पुरानी टाउनशिप है, इसमें कई ओवर द इयर्स कई टावर्स रेडी भी हो चुके हैं और बहुत लोग रहते हैं। और ये हिंजेवाड़ी में काफी प्रोमिनेंट लोकेशन पे आती है, तो सब आईटी पार्क्स और ये सब की कनेक्टिविटी काफी अच्छी है। मतलब हिंजेवाड़ी में अगर आप मेगापोलिस में रह रहे हैं तो वॉक टू वर्क वाला कॉन्सेप्ट एकदम ट्रू हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे आईटी पार्क्स तो आप यहाँ से सिर्फ वॉक करके जा सकते हैं। तो उस हिसाब से ये एक अच्छी चॉइस इनके लिए रह सकती है। और पुणे की हमने बात करी ही है। पुणे काफी इस समय अनबिलीवेबल पेस तो पूरे देश में है, पर पुणे में जो वॉल्यूम्स देखने को मिल रही हैं वो बहुत सारे बड़े शहरों को उसको पुणे ने पीछे छोड़ रखा है। मतलब
और उसके कुछ रीजन है कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी और आईटी एक्टिविटी काफी तेज हुई है इस शहर के अंदर जी इन पिछले ही कुछ सालों के। तो या तो मैं तो रेकमेंड करूंगा, अगर इनका हिंजेवाड़ी में देख रहे हैं और मेगापोलिस देखा है तो एक अच्छे प्रोजेक्ट में ही देख रहे हैं। चलिए, तो ठाकुर साहब बढ़िया है सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है ना, लीज वाली आपको इतनी टेंशन लेनी है। टाउनशिप बहुत अच्छी है, जो सराउंडिंग्स है वो आईटी पार्क से घिरा हुआ है। हिंजेवाड़ी हम सब जानते हैं एक बड़ा आईटी हब है और पूना की एक थ्राइविंग लोकेशन है। और जैसा आप बता रहे हैं आशीष जी कि पूना का मार्केट इस समय मतलब पूरा देश ही इस समय रियल एस्टेट के टर्म्स में तो कहें कि गागा है, लेकिन पुणे की बात थोड़ी और आगे निकल गई और यहाँ पे मार्केट एकदम रोबस्ट है। आप भी ये डिसीजन जो लेना चाह रहे हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद बातचीत जारी रहेगी। वेलकम बैक। सीएनबीसी आवाज पर जारी है प्रॉपर्टी गुरु और हम आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं। आशीष जी भी हमारे साथ बने हुए हैं और अब कुछ ईमेल्स। युगल उपाध्याय साहब ने हमें लिखा है कि नोएडा सेक्टर 150 में 8,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के भाव पर एक रिहायशी प्रॉपर्टी में उन्होंने इन्वेस्ट किया है। और डिटेल्स उन्होंने भेजी नहीं है, होते तो बात करते, लेकिन वो पूछना चाह रहे हैं कि क्या इस निवेश में बने रहना चाहिए या बेचने का सही वक्त है। तो काफ़ी इन्वेस्टर एक्टिविटी अब दिख रही है आशीष जी बाजार में, और ये भी आज के सवाल भी लगभग उसी लाइन पर आ रहे हैं। तो क्या करना चाहिए युगल जी को, क्या वो इस प्रॉपर्टी से निकले या फिर अभी बने रहे? ज़्यादा डिटेल उन्होंने नहीं दी है, बस सेक्टर 150 नोएडा किस तरह की प्रॉपर्टी, क्या ये सब लिखा नहीं। विपिन जी, दिल्ली एनसीआर मार्केट में जो इन्वेस्टर एक्टिविटी चल रही है वो बहुत सारे यूजर्स और हम जैसे लोगों को समझ के बाहर है। नो डाउट। कहने का मतलब ये है कि वहां पे बहुत ज्यादा कई चीजें स्पेकुलेटिव मोड में चलती हैं और बिल्डर्स भी उस तरह की प्रैक्टिसेस को प्रमोट करते हैं कि डिमांड बनी रहे। जी तो आप मानेंगे नहीं, हर हफ्ते 2 हफ्ते में वहां पे प्राइस चेंज हो जाते हैं प्रॉपर्टीज के और सब ऊपर की तरफ ही जा रहा है। बाकी हम इन्होंने स्पेसिफिक प्रॉपर्टी तो पता ही नहीं है, लेकिन सेक्टर 150 नोएडा का एक काफी सॉट आफ्टर सेक्टर हो चुका है, लोकेशन हो चुकी है, जो एक तरह से जो जेवर एयरपोर्ट बन रहा है वहां वहां के लिए जो एक्सप्रेस वे स्टार्ट होता है वो ऑलमोस्ट 150 के आगे से ही स्टार्ट होता है। प्लस 150 एक स्पोर्ट्स थीम्ड टाउनशिप की तरह प्लान किया गया था जहाँ मल्टीपल डेवलपर्स के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं। तो मेरे अंडरस्टैंडिंग है कि वहाँ 12-13 हजार तक भी रेट पहुंच चुका है पर स्क्वायर फीट कुछ प्रोजेक्ट्स में। प्लेयर्स लाइक गोदरेज, टाटा, एल्डेको, एटीएस, एस ग्रुप, ये मतलब जो लीडिंग नाम आप सुनेंगे नोएडा के अंदर वो वहां पे हैं। नोएडा की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि लैंड फ्री नहीं है, प्रॉपर्टी रजिस्टर नहीं हो पाती, बहुत सारे लिटिगेशंस हैं। लेकिन ये सब कहते हुए भी नोएडा, दिल्ली एनसीआर या पैन इंडिया में जो प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन अभी हो रहा है उससे पूरा पॉजिटिव ही इम्पैक्ट है नोएडा पे भी। तो क्या करें, ये बेचे या रहने रखे थोड़ा? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा सेक्टर है। चलिए, तो रखिए, थोड़ा होल्ड कीजिए इस प्रॉपर्टी को और कोई दिक्कत नहीं है, आगे आपको और भी अप्रिसिएशन मिलेगा। वो कहानी नोएडा की जो बता रहे हैं आशीष जी वो ज़रूर है, एक दुविधा वाली बात है, लेकिन अब जो है वो है। फिलहाल आपके लिए यही सलाह कि आप इसको होल्ड कर सकते हैं। चलिए, फटाफट एक कॉल हम ले लेते हैं। विद्या नलावड़े जी का पुणे से हमें कॉल कर रही है। विद्या मैम, बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल पूछना चाहेंगी? जी हाँ सर, हेलो एवरीवन। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। So I am Vidya Nalavade. I am resident of Pune and working professional. So I want to invest in Pune commercial property like basically a shop. जी So the motto of investing in commercial property is to have a better rental income, better rental yield, future property appreciation and retirement income. Okay. So my budget is around 50 to 60 lakhs and I will be taking loan for buying this property around 70% of the property value. ठीक है। So my two questions are, अच्छा, can it be a good option to invest in commercial property instead of residential, considering about 3 parameters which I told, like retirement income, better rental yield and future property appreciation. जी जी Plus second question is, can you please suggest some Pune locations or specific projects ठीक है। to achieve this objective? ठीक है मैम, ठीक है, गॉट योर पॉइंट। तो आशीष जी, फिर एक इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से सवाल है और वो भी पुणे के लिए। 50 से 60 लाख का बजट है विद्या जी का।
लंबा है कि भाई अच्छी रेंटल इनकम भी मिले, बुढ़ापे का सहारा भी बने, रिटायरमेंट का, माफ़ कीजिए बुढ़ापा नहीं बोलना चाहिए मुझे, और दूसरा ये कि कमर्शियल प्रॉपर्टी ये देख रही हैं तो उसके लिए भी सजेशन चाह रही हैं कि कौन से इलाके या कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी आप बता पाएं जहाँ दुकान या कुछ इस तरह की चीज़ें खरीदें। विपिन जी, पर्टिकुलर प्रॉपर्टी तो मैं नहीं बता पाऊंगा, बट एक पहली चीज कि फंडामेंटली कमर्शियल रियल एस्टेट जैसे कि ऑफिस या शॉप, इनका अगर आप अच्छा टेनेंट ला पाते हैं, आपकी जो रेंटल यील्ड होती है वो रेजिडेंशियल से बेटर है। इनफैक्ट रेजिडेंशियल अब इस पिछले एक साल में बढ़ी है, पर मोस्ट ऑफ द जगह पे रेजिडेंशियल रेंटल यील्ड जैसे दिल्ली और मुंबई में 1 से 2% हुआ करती थी, वो मे बी अब 3%, 4%, बैंगलोर में 4% के आसपास होगी, पुणे में भी ऐसे 3 to 4% होगी। लेकिन कमर्शियल रियल एस्टेट में आप 6, 7, 8, 9% तक भी जा सकते हैं। तो इनका एक बात तो एकदम करेक्ट है कि अगर रेंटल यील्ड को मैं सीख कर रहा हूँ तो मैं कमर्शियल में एक अच्छी रेंटल यील्ड बना सकते हैं। अब दूसरी बात आती है कि हमें शॉप कहाँ लेनी चाहिए, तो दो तरह के, ज्यादातर जो मॉल्स वगैरह होते हैं उधर इस बजट में शॉप्स नहीं मिलती हैं। तो मेरा यही कहना होगा, जो आईटी कॉरिडोर्स है मेन, खराड़ी और हिंजेवाड़ी या इनके नियर अबाउट जहाँ पे टाउनशिप्स क्रिएट हो रही हैं, कोशिश करिए कि इन्हीं के अंदर इनको अगर ऑप्शन मिल जाए तो उसमें क्या होता है कि आपको एक कैप्टिव ऑडियंस मिल जाता है कि हजारों लोग एक टाउनशिप में रह रहे हैं और वहीं आपकी शॉप है, तो आपका टेनेंट आना ही आना है। अगर आप एक बड़े बिल्डिंग के अंदर लेते हैं तो वहां पे आप इस बजट में आपको जनरली ऊपर के फ्लोर्स पे आपको शॉप मिलेगी, फिर वहां पे टेनेंट आएगा नहीं आएगा, ये आपको बिल्डिंग की क्वालिटी और बिल्डिंग का क्या प्रोपोजिशन है उस पर डिपेंड करेगा। तो इन आईटी कॉरिडोर्स में और अपकमिंग कॉरिडोर जैसे खराड़ी के आगे मैं वाघोली बोल सकता हूँ जो चीपर एरिया है, पर एक्टिविटी वहां पे बहुत स्ट्रांग है, बिकॉज वाघोली इज होम टू thousands of people, okay, and ऐसे ही इंजेवाड़ी के पास में महालुंगे एक बनती डेस्टिनेशन है, तथावड़े है, या उससे भी आगे आप चले जाएं जो मुंबई हाईवे की तरफ लोकेशंस आ जाती हैं। इन सब जगह पे अगर ये एक्सप्लोर करें और कोशिश करें कि कुछ ऐसी स्कीम में जाएं जहां डेवलपर ही लीज करे या कोई पार्टी हो जो प्रॉपर्टी लीज करता रहे आपके लिए और मेंटेन कर पाता है। अदरवाइज वो एक इंडिविजुअल के लिए हेडेक हो जाता है कि प्रॉपर्टी लीज और मेंटेन करना। तो यही सजेशंस रहेंगे मेरे। चलिए विद्या जी, तो आई होप कि आपका जो पर्पस था सवाल पूछने का काफी हद तक सॉल्व हो गया होगा। और क्या आपको बेसिक चीजें ध्यान में रखनी है अपनी इस प्रॉपर्टी के परचेज के लिए, वो सारी बातें आशीष जी ने आपको यहाँ पे क्लियर कर दी। चलिए इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक हम लेंगे और तुरंत हाजिर होंगे, आप कहीं मत जाइएगा। इसी आवाज पर आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब फटाफट। वक्त थोड़ा कम रहेगा तो हम एक सवाल और लेते हैं। यह है सुनील बजाज साहब का, जो कि हमें पुणे से कॉल कर रहे हैं। बजाज साहब, बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल रहेगा? थैंक यू। मेरे फ्लैट है, मेरे 2 फ्लैट है एक्चुअली, उमंग होम्स आईवी स्टेट में है। ओके। दोनों 2 BHK वहाँ, और दोनों पे मॉड्यूलर किचन भी काम किया हुआ है। तो जब मैं उसको सेलिंग के लिए करता हूँ तो एक्सपेक्टेड रेट मिलता नहीं है, लेकिन जब रेंट पे देता हूँ तो रेंट पे अच्छा इनकम आता है। तो सेलिंग के लिए वो मार्केट कब ग्रो होगा, ये पूछना था मुझे। कुछ 22 लाख के आसपास इन्होंने एक यूनिट ली थी और करंट रेट है 37, लेकिन शायद ज्यादा एक्सपेक्टेशन होंगे। विपिन जी, ये जैसे मैंने हाईलाइट किया कि मार्केट इस समय डेवलपर्स के फेवर में है। अगर मैं एक ऐसे प्रोजेक्ट में हूँ जहाँ पे 5 टावर पहले से थे जिनका रेट समझिए 100 रुपए पर स्क्वायर फीट है और वो डिलीवर हो चुका है, लेकिन वो आज से 5 साल पहले लॉन्च किया गया था, मार्केट कंडीशन कुछ और थी और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट वगैरह कुछ और थी। आज वही टावर में अगर मैं एडिशनल एक प्रोजेक्ट में अगर एडिशनल टावर लेके आता हूँ तो डेवलपर 100 की जगह पे 125-130 रुपए से लॉन्च करेगा। ओके, तो नए बिल्डिंग और पुराने बिल्डिंग में एक ये डिफरेंस आ जाता है। तो ये शायद बेंचमार्क कर रहे होंगे अपने आप को कि मार्केट में बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स का भाव पर स्क्वायर फीट ये है, तो मेरे प्रोजेक्ट को भी इतने पे सेल होना चाहिए, बट वो रियलिटी नहीं है। ओल्डर बिल्डिंग एक डिस्काउंट पे जाएगी एक न्यूअर बिल्डिंग के। दूसरा, रेंटल यील्ड की हमने बात करी, पुणे में रेंटल यील्ड ऑलमोस्ट 3.5 से लेके 4% तक है रेजिडेंशियल में, जो पिछले 1 साल 1.5 साल में काफी तेजी से रिकवर किया। तो रेजिडेंशियल के लिहाज से ये बहुत अच्छा रेंटल यील्ड है।
और बेच के आगे उस पैसे का करना क्या, ये सवाल सबसे इम्पोर्टेंट है। उसको इन्वेस्ट करेंगे किसी और प्रॉपर्टी में, और कितना उससे वैल्यू गेन देख रहे हैं, ये उस पर डिपेंड करेगा। अदरवाइज अगर आप 8-10 साल से किसी प्रॉपर्टी में है जिसमें 22 लाख 37 लाख बनना है, ऑलमोस्ट डबल, और आप रेंटल भी कमा रहे हैं, तो ओवरऑल एक एक्सेल शीट पे डाल के अगर ये सारे नंबर एक अच्छा प्रपोजिशन है, सही बात है। ये दिल मांगे मोर तो हमेशा रहता है, लेकिन अगर जो है वो भी खराब नहीं। और अगर देखिए बेचना, हमने थोड़ी देर पहले भी बातचीत की ऐसे एक सवाल पे, बेचना खरीदना एक बहुत लंबी प्रोसेस होती है, लेकिन अगर आपको अच्छे रेंटल यील्ड्स मिल रहे हैं और एप्रिसिएशन भी डबल हो चुका है, तो आगे शायद थोड़ा सा और मौका दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी ये फिर एक डिसीजन ऐसा है जो आपको कॉल लेनी है, और बाकी पीछे का मार्केट का क्या गणित है, इस समय किस तरीके का मार्केट है, वो आपको आशीष जी ने क्लियर कर दिया। तो सर, चूंकि समय अब बिल्कुल मेरा समाप्त हो गया, इसलिए मैं इस सिलसिले को ये रोकना चाहूंगा। बहुत शुक्रिया आपका, पधारे और आपने हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, और आज तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी आए, तो वो भी कई दर्शकों को काम आएंगे। बहुत शुक्रिया शो पर आने के लिए, और सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।